नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका भद्रा आईएएस एकेडमी में। दोस्तों, आज का डेट है 9th of November 2022 एंड मैं शुभदीप आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस प्रीलिम्स फोकस्ड करंट अफेयर्स के न्यूज डिस्कशन में। आगे बढ़ने से पहले अगेन एज यूजुअल लेट मी रिमाइंड यू दैट डाउनलोडिंग लिंक जो रहने वाला है इस पूरे पीडीएफ का वो नीचे डिस्क्रिप्शन सेशन में लगा दिया जाएगा। आप वहां से इसको जाकर डायरेक्टली डाउनलोड भी कर सकते हैं। बिना टाइम वेस्ट किए चलिए सबसे पहले मूव ऑन करते हैं टू द प्रोटेक्टेड सिस्टम या फिर क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर। ये न्यूज में था। क्योंकि देखो, वैसे वेबसाइट्स और एप्लीकेशन जो कि रिलेट करते हैं टू द सेंसस एक्सरसाइज एंड नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, उसको रिसेंटली नोटिफाई किया गया है एज प्रोटेक्टेड सिस्टम या फिर क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर अंडर द आईटी एक्ट ऑफ 2008। तो सवाल होता है, जब इन वेबसाइट्स और एप्लीकेशंस को सरकार प्रोटेक्टेड सिस्टम या फिर क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर घोषित कर रही है, तो व्हाट इज ऑल दीज क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर प्रोटेक्टेड सिस्टम? देखो, आईटी एक्ट 2008 के तहत बोला गया है दैट क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब होता है कोई भी कंप्यूटर रिसोर्सेज जो बाई चांस अगर डिस्ट्रक्शन हो गया उसका, देन इट शैल हैव अ डेलीबिलेटिंग इंपैक्ट ऑन नेशनल सिक्योरिटी, इकोनॉमी, पब्लिक हेल्थ या फिर सेफ्टी। समझ रहे हो? तो इतना ज्यादा अगर इंपॉर्टेंट हो तो ऑफ कोर्स, अगर आप देख लीजिए सेंसस एक्सरसाइज के रिलेटेड वेबसाइट्स एंड एप्लीकेशंस, इसका अगर डेटा लीक हो गया ना तो अगेन इसके रिपरकशंस भी कुछ हो सकते हैं, राइट? तो इसीलिए दे हैव बीन क्लासिफाइड एज प्रोटेक्टेड सिस्टम या फिर क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर। क्लियर है? कोई शक? चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, डिजी यात्रा का डेटा प्राइवेसी के रिलेटेड न्यूज में है, क्योंकि नीति आयोग ने सीक किया क्लैरिटी फ्रॉम द सेंटर ऑन डिजी यात्राज डेटा प्राइवेसी स्पेशली रिलेटेड टू पैसेंजर्स डेटा स्टोरेज। डिजी यात्रा पता है ना आपको क्या है? कुछ दिन पहले ही हम लोगों ने डिस्कस किया था दैट इंडिया के कुछ कुछ एयरपोर्ट्स में क्या होता था ना, दैट पहले अगर आप एयरपोर्ट में एंट्री लेने चाहते हो तो जो आपको अपना आईडी कार्ड निकाल के दिखाना पड़ता था, वो सब झमेला होता था, टाइम वेस्टिंग होता था ना। अभी क्या होगा दैट आपका शक्ल सिर्फ एक मशीन के सामने लाइएगा तो आपका फेशियल जो है रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी के थ्रू आपको अंदर घुसने दे दिया जाएगा। ठीक है? सो यही है गवर्नमेंट का डिजी यात्रा पॉलिसी। बट अभी नीति आयोग ने बोला ठीक है, आपने ये डिजी यात्रा पॉलिसी तो बना लिया, बट इसमें जो ट्रैवलर्स हैं क्या उनका जो प्राइवेसी है क्या वो स्टोर्ड है? इसी के रिलेटेड सरकार से इस सब के बारे में इंफॉर्मेशन मांगी गई है। इनफैक्ट यह एक इंडस्ट्री लेड इनिशिएटिव है जिसको कोऑर्डिनेट किया जा रहा है बाई मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन। ठीक है? डिजी यात्रा एक कंप्लीटली वॉलंटरी स्कीम है जहां पर पैसेंजर साइन अप करेंगे और कंसेंट देंगे अपना दैट जी हां, डिजी यात्रा में आप मेरे फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी के थ्रू आप मुझे एंट्री दे सकते हो। अगर आप मतलब इनका अगर कंसेंट होगा तो ही इनके डेटा को सरकार रखेगी, अदरवाइज जो है नॉर्मल जो प्रोसेस होती थी वही करेगी। नीति आयोग का रिकमेंडेशन के तहत परफॉर्म किया जाएगा एल्गोरिथमिक ऑडिट्स एंड साइबर सिक्योरिटी ऑडिट्स प्रायर टू सिस्टम डिप्लॉयमेंट। वर्ल्ड हेरिटेज ग्लेशियर्स सेंटिनल्स ऑफ क्लाइमेट चेंज। रिसेंटली यूनेस्को और आईयूसीएन ने इस रिपोर्ट को रिलीज किया है जिसका नाम है वर्ल्ड हेल्थ ग्लेशियर्स सेंटिनल्स ऑफ क्लाइमेट चेंज। यह रिपोर्ट आउटलाइन करता है 50 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स को और प्रोवाइड करता है सजेशन दैट कैसे इनको प्रोटेक्ट किया जाएगा। वर्ल्ड हेरिटेज ग्लेशियर्स यह कवर करते हैं ऑलमोस्ट 10% ऑफ अर्थ का ग्लेशिएटेड एरिया, और ऑफ कोर्स इनका एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है इन सस्टेनिंग लाइफ ऑन अर्थ। हाउएवर कहा जा रहा है दैट ये जो ग्लेशिएटेड रीजन्स है ना, ये रिट्रीट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि क्लाइमेट चेंज हो रहा है। एग्जाम्पल अगर देख लीजिएगा वर्ल्ड हेरिटेज ग्लेशियर्स का, तो आप बोल सकते हैं डोलोमाइट्स ऑफ इटली एंड ऑन तंजानियाज माउंट किलिमंजारो एज वेल एज द वर्ल्ड्स हाईएस्ट ग्लेशियर्स एंड द लॉन्गेस्ट ग्लेशियर्स जो कि अलास्का में लोकेटेड है, यह पिघल रहे हैं, यह रिट्रीट कर रहे हैं। कुछ कुछ ऑब्जर्वेशंस जो किया गया था वह यह है दैट थर्ड ऑफ ग्लेशियर्स जो है ना ऑन द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट लिस्ट इज अंडर थ्रेट, रिगार्डलेस ऑफ द एफर्ट जो क्या हम लगा रहे हैं दुनिया भर में जिससे टेम्परेचर इंक्रीज को लिमिट किया जाए, बट स्टिल 1/3 दैट इज अराउंड 33% ऑफ द ग्लेशियर्स जो है दे आर अंडर थ्रेट। Glaciers have been retreating at an accelerated rate of since the year 2000 due to CO2 emission.
which are warming temperature. It was still possible to save the 2/3 of glaciers अगर ग्लोबल टेम्परेचर का राइज जो है ना उसको 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक अगर हम लोग रोक सके कंपेयर टू द प्री इंडस्ट्रियल लेवल, तब ये सब जो है काबू जरूर है. बट अगर 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर चला गया टेम्परेचर एज कंपेयर टू प्री इंडस्ट्रियल लेवल, तब लेकिन इसको रोकना मुश्किल है. नेक्स्ट, बासमती राइस. अभी न्यूज में बासमती राइस पता है किस लिए था? क्योंकि सरकार जो है ना डिसअलाउ करेगी ब्लेंडिंग ऑफ मोर देन 15% ऑफ नॉन बासमती राइस विद द बासमती राइस. क्योंकि अभी तक क्या किया जाता था ना, 100% बासमती राइस को बहुत ही कम जगह में बेचा जाता था, उसको ब्लेंड कर दिया जाता था नॉन बासमती राइस से, मतलब मिलावट किया जाता था, उसके बाद उसको बेचा जाता था एज अ ब्लेंडेड बासमती राइस. राइट, तो सरकार उसको बैन करेगी. तो सवाल होता है दैट इसके पीछे रीजन क्या क्या है? देखो, सरकार इंश्योर करना चाहती है दैट प्योरिटी ही रहे इंडियन बासमती राइस का, और वो प्योरिटी जो है दुनिया भर में डाइल्यूट ना हो जाए. क्योंकि कॉम्पिटिटर्स है हमारे, सिर्फ इंडिया ही नहीं, पाकिस्तान भी बासमती राइस उठाती है ना, तो उसको अब देखो, अगर हम पीछे छूट जाएंगे तो पाकिस्तान आगे बढ़ जाएगा ना, तो ये सब देखना पड़ेगा ना भाई. Rice blended with more than 15% of non-basmati rice will be called blended rice instead of blended basmati rice. मतलब अभी क्या होता था, 15% से फॉर एग्जांपल आपका 1 किलो चावल है, ठीक है, उसमें 850 या फिर 800 ग्राम्स अगर बासमती राइस है और 200 ग्राम्स अगर नॉन बासमती राइस है ना, तो उसको बोला जाता था ब्लेंडेड बासमती राइस के नाम से बेचा जाता था. बट अभी अगर आप वैसा कर रहे हो ना, कोई बात नहीं, आपको रोका नहीं जाएगा, आप कर सकते हो, बट आप उसको ब्लेंडेड बासमती राइस नहीं बोलोगे, आप उसको ब्लेंडेड राइस बोलना है आपको सिर्फ. ठीक है, बासमती राइस अगर इसका ओरिजिन देख लीजिएगा, अनडाउटेडली इंडियन सब कॉन्टिनेंट में है, और इसका यूनिक फ्रेग्रेंस होता है, अगर खाइएगा ना बहुत ज्यादा मतलब अलग ही गंध निकलेगा. इनफैक्ट इंडिया एक लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, दुनिया का 70% ऑफ ग्लोबल प्रोडक्शन जो है ना बासमती राइस का, वो इंडिया में ही होता है. जीआई टैग की अगर बात करें तो जीआई टैग हैज बीन प्रोवाइडेड टू बासमती ग्रोन इन सम ऑफ द स्टेट. कुछ स्टेट में, देखो वैसे तो बहुत सारे स्टेट्स में बासमती उगाया जाता है, बट कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जिनके वहां से अगर बासमती उगता है ना तो उनको जीआई टैग मिला हुआ है, जैसे पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तराखंड जैसे रीजन. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं. रिकॉर्ड हाई करेंसी इन सर्कुलेशन. देखो, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट इतना डिजिटाइजेशन इंक्रीज किया जा रहा है, अभी भी अगर देखा जाए ना कैश पब्लिक के साथ बहुत ज्यादा, इनफैक्ट ये रिकॉर्ड हाई है ओवर द लास्ट 30 लाख करोड़ सिंस 6 years सिंस द डिमोनेटाइजेशन. इतना ज्यादा है. डिमोनेटाइजेशन पता है ना क्या हुआ था 2018 को, सॉरी 16 को, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, है ना, 8 नवंबर 2016, याद है वो शाम का दिन. मैं कुछ काम कर रहा था, पढ़ाई वढ़ाई, अचानक से मेरे भैया आके मेरे को बोल रहे हैं दैट अरे ये पैसा कोई काम का नहीं है, सरकार ने बोला. आई वाज शॉक्ड, अरे भाई ऐसा कैसे हो सकता है. But when I saw the news, then Modi ji said that okay, this is demonetized for now, right? So it was kind of shock for everyone, not only for me, not only for you, rather for whole India, rather for the whole world. पूरा दुनिया के लिए शॉक था. मेन रीजन सरकार के द्वारा यही दिया गया था डिमोनेटाइजेशन का, दैट अब बहुत सारे ब्लैक मनी है, उसको हम लोग को रेगुलेशन से, सर्कुलेशन से हटाना है. ठीक है, तो वही चीज यहाँ पे बोला गया. बट अभी भी डिमोनेटाइजेशन के बाद भी इतना ज्यादा डिजिटाइजेशन है, इतना ज्यादा गूगल पे, फोन पे, ये सब चीजें हो रहा है, बट स्टिल जो कैश है, लोग अभी भी कैश का सर्कुलेशन बहुत ज्यादा है. कैश क्यों सर्कुलेशन ज्यादा है? क्योंकि इसको सिंपल और मोर रिलायबल मेथड ऑफ पेमेंट माना जाता है. कैश को रिस्पेक्टिवली लेस ट्रेस किया जा सकता है एज कंपेयर टू डिजिटल ट्रांजैक्शन. इसीलिए लोग जो है ना कैश से टैक्सेस को अवॉइड कर सकते हैं. पीपल इन स्मॉलर टाउन्स एंड विलेजेस प्रेफर कैश. क्यों? क्योंकि पास्ट से वो लोग यही करते आ रहे हैं, छोटे से कैश ही. उसका अचानक से आप बोलोगे दैट मनी मोबाइल से पेमेंट करो, ऐसा कैसे चलेगा भाई? टाइम लगता है ना यार, ये सब करने में इतना जल्दी जल्दी थोड़ा ना होता है. ठीक है, सो यही सब कुछ रीजन है. 22nd लॉ कमीशन के बारे में न्यूज था. आफ्टर 2.5 years 22nd लॉ कमीशन ऑफ इंडिया को कॉन्स्टिट्यूट किया गया था, जिसमें जस्टिस ऋतुराज अवस्थी को हेड बनाया जा रहा है. इस कमीशन का टेन्योर होने वाला आने वाले 3 साल में. तो टर्म्स ऑफ रेफरेंस ऑफ 22nd लॉ कमीशन अगर देख लीजिएगा तो ये काम क्या करेगी भाई? देखो, इसको इनका काम रहेगा आइडेंटिफाई करना वैसे लॉ जो क्या और काम में नहीं है, रेलेवेंट नहीं है, और उनको इमीडिएटली रिपील करना.
एग्जामिन करना एग्जिस्टिंग लॉज इन द लाइट ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, और अगर उसमें कोई इंप्रूवमेंट किया जाए तो बिल्कुल आप सजेस्ट कीजिए सरकार को, सरकार बिल्कुल देखेगी उस पर। सजेस्ट वैसे लेजिस्लेशन को सजेस्ट करना जो क्या बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो, जिससे आप डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को इंप्लीमेंट करने में जिससे इंप्लीमेंट किया जा सके देश में। यही नहीं, रिवाइज करना सेंट्रल एक्ट ऑफ जनरल इंपॉर्टेंस सो एज टू सिंप्लीफाई देम एंड रिमूव एनोमलीज, एम्बिग्यूटीज एंड इनइक्वालिटीज। लॉ कमीशन ऑफ इंडिया एक नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी है जिसको कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है बाय ए नोटिफिकेशन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो क्या कोई डेफिनेट टर्म, जैसे इस केस में 3 साल के लिए किया गया है ना, तो उसी के लिए कमीशन किया जाता है। कमीशन जो है अगर चाहे कोई भी रिकमेंडेशन सरकार को दे सकती है। अब सरकार के ऊपर निर्भर करता है वेदर वो रिकमेंडेशन माने या ना माने। अब सरकार यूजुअली मान ही लेती है। वैसे लॉ कमीशन वाज द फर्स्ट इसको पहली बार कॉन्स्टिट्यूट किया गया था 1955 में। उसके बाद से लॉ कमीशन का अराउंड हमारे पास 277 रिपोर्ट्स अभी तक जमा हो गया है। अकॉर्डिंग टू लॉ मिनिस्ट्री वेबसाइट, लॉ कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो एक्सीलेंट, थॉट प्रोवोकिंग और वाइटल रिव्यू प्रोवाइड करता है लॉज इन इंडिया के रिलेटेड, कोई भी अगर कानून है इंडिया में। नेक्स्ट FCRA एक्ट, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, न्यूज में है। क्यों? क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के एनुअल रिपोर्ट के अनुसार फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट को अमेंड किया गया था 2020 में, जिससे डिस्करेज किया जा सके एक्सपेंडिचर बाय द नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन ऑन अनप्रोडक्टिव आइटम्स। फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट FCRA, इसको इनैक्ट किया गया था 1976 में, है ना, जिससे रेस्ट्रिक्ट किया जा सके फॉरेन डोनेशन टू वैसे इंडिविजुअल या फिर वैसे ऑर्गेनाइजेशन जो क्या हमारे देश के सोवरेनिटी, हमारे देश के डेमोक्रेसी और रिपब्लिक का जो ये क्या बोल गठजोड़ है ना, उसको तोड़ने की कोशिश कर रहा है। उसके लिए 2010 में फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट को अमेंड किया गया था और फॉरेन फंड्स के रेगुलेशन को बहुत ही ज्यादा टाइट उस पर कर दिया गया था। जैसे फॉरेन फंड्स बाय एनजीओ, अब बहुत सारे ऐसे एनजीओ होते हैं ना, वो क्या करते हैं ना, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन के नाम पर इंडिया के डेवलपमेंट को रोकते हैं, है ना। तो इस टाइप के फॉरेन जो एनजीओज है उसको हमें रेगुलेट करना है इस एक्ट के थ्रू। इसको इंप्लीमेंट किया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, और ये प्रोवाइड कर सकता है द यूज ऑफ फॉरेन फंड्स फॉर एनी एक्टिविटीज जो क्या हमारे नेशनल इंटरेस्ट के खिलाफ हो या फिर नेशनल इंटरेस्ट के लिए डेट्रीमेंटल हो, उस टाइप की एक्टिविटीज को यह रोकता है। नेक्स्ट, इंडियन एक्सप्रेस का ये न्यूज है रिगार्डिंग पुलित्जर प्राइज। अब किसको पुलित्जर प्राइज मिला है, क्यों मिला है, वो देखने की जरूरत नहीं है। पुलित्जर प्राइज होता क्या है वो चीज देखिए। ये एक एनुअल अवार्ड है फॉर जिसको दिया जाता है फॉर अचीवमेंट इन न्यूज़पेपर और मैगजीन्स और ऑनलाइन जर्नलिज्म या फिर लिटरेचर या फिर म्यूजिकल कंपोजिशन के लिए। इसको एस्टैब्लिश किया गया था 1917 में बाय द प्रोविजन इन द विल ऑफ जोसेफ पुलित्जर, जो कि एक न्यूज़पेपर पब्लिशर थे, और इसको एडमिनिस्टर किया जाता है बाय कोलंबिया यूनिवर्सिटी USA के द्वारा। 1937 में इंडियन अमेरिकन जर्नलिस्ट गोविंद बिहारी लाल जी को, जो क्या मेंबर थे गदर पार्टी इन अमेरिका में, तो वो पहले ऐसे इंडियन थे जिन्होंने रिसीव किया था यह पुलित्जर प्राइज ऑन जर्नलिज्म। याद रहेगा? चलो आशा करता हूं याद रहेगा। नेक्स्ट, नेशनल फ्लोरेसेंस नाइटिंगेल अवार्ड 2021 हमारे प्रेसिडेंट साहिबा ने प्रेजेंट किया है अवार्ड ऑफ टू द नर्सिंग प्रोफेशन। ये जो नाइटिंगेल फ्लोरेसेंस नाइटिंगेल अवार्ड है ना, तो ये बेसिकली फ्लोरेंस नाइटिंगेल एक ब्रिटिश नर्स थी, स्टैटिशियन, सोशल रिफॉर्मर थी, जिनका जो मतलब जन्म हुआ था वो इटली में हुआ था। हर एफर्ट वाज सीन ड्यूरिंग क्रीमिया वॉर, क्योंकि उस वॉर के समय इन्होंने क्योर किया था पेशेंट्स को, कैलकुलेट किया था मोर्टेलिटी डेटा और शो किया था कैसे इंप्रूवमेंट बनाए जा सकते हैं इन सैनिटरी मेथड, जिससे नंबर ऑफ डेथ्स को रिड्यूस किया जा सके। ये इतना काम किया था, इसीलिए तब के समय में इन्हें रिकॉग्नाइज किया गया था। इनफैक्ट शी इज ऑल्सो नोन एज लैंड विद द लैम्ब एंड द फाउंडर ऑफ मॉडर्न नर्सिंग भी उन्हें कहा जाता है। नेशनल फ्लोरेसेंस नाइटिंगेल अवार्ड्स को इंस्टीट्यूट किया गया था 1973 में बाय मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, जो कि रिकॉग्नाइज करती है मेरिटोरियस सर्विसेज रेंडर्ड बाय नर्सिंग प्रोफेशनल्स इन इंडिया। और 200th एनिवर्सरी ऑफ फ्लोरेसेंस नाइटिंगेल को सेलिब्रेट करने के लिए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने अनाउंस किया था साल 2020 को एज द ईयर ऑफ नर्स एंड मिडवाइफ। याद रखिएगा इसको। आ जाते हैं एमसीक्यूज में दोस्तों। कल के एमसीक्यू का क्वेश्चन था डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स या फिर मेडिसिन साइंस फ्रंटियर्स
often in news was a non-governmental organization was the correct answer. That is B was the correct option. आज का जो आपको लिए क्वेश्चन है वो ये है, which among the following statement related to law commission is not correct? पहला, the law commission was first constituted in the year 1955. दूसरा, commission make recommendations to the government. तीसरा, they identify laws which are no longer needed or relevant and can be immediately repealed. और चौथा, recently constituted law commission is 10th law commission. आपको नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना है कौन सा सही आंसर है. वी विल बी वेटिंग फॉर योर आंसर टू कम अप. नॉट ओनली वी, होल एवरीवन हु इज watching this video, they will be waiting for your answer to come. This was all about the discussion for today's class, guys. Thank you very much for the discussion.